राउत साहब, एक मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे, राजनीतिक सवाल नहीं होगा ये। आप ये बताइए कि ऐसी गड़बड़ कहाँ पे हो गई जहां पे आपके इतने जो विधायक थे, बड़ी संख्या में 37-40 का आंकड़ा दिया जा रहा है इस समय, इतनी बड़ी संख्या में वो तैयार हो गए एक नाथ शिंदे के लिए जाने के लिए, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ ये रहने के लिए। ये सवाल आप ईडी को पूछ लीजिए। जिस तरह से ईडी ने इंटरेस्ट लिया था ये सरकार तोड़ने में और नई सरकार बनाने में, तो ये सवाल तो मैं जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनसे पूछूंगा कि आपने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। 17 हमारे एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इस दरमियान शुरू हो गई, उनको धमकाया गया। मुंबई से उनको ईडी का एक अफसर और बीजेपी का एक अधिकारी, एक नेता, ईडी का अफसर ने उसके कब्जे में देते थे एमएलए और बोलते थे सूरत में जाइए, गुवाहाटी में जाइए। ये कौन सा खेल इस देश में चल रहा है? जो विपक्ष का आवाज उठेगा उसको आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से अगर दबाओगे तो हमारा आवाज दबने वाला नहीं है। चाहे आप हमको जेल में डालिए या फांसी दीजिए, हम नहीं डरेंगे। हमारे जैसे 100 लोग पैदा हो गया हो, अगर हमको अंदर डालेंगे। हमारे विधायक दबाव में है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का मामला आता है बीच में, वो हमारे 2 विधायक आए, सबको 1 घंटे में क्लियर कर दिया ईडी ने। जो सालों साल बीजेपी उनके ऊपर आरोप कर रही थी उनको अपने कब्जे में लेकर 1 घंटे में दिल्ली में उनको क्लियर कर दिया कि आप क्लियर हो गए। राउत साहब, आप तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप का क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आपके बागी जो नेता हैं उसमें से भरत गोगावले फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत साहब, स्वागत है आपका आज तक में इंडिया टुडे पर। मेरी बातचीत खत्म हो गई। आप राउत साहब, समझ उनकी लीजिए। बात तो सुन लीजिए ना। नहीं आप नहीं, ही मैं के बात नेता नहीं है वो, सुनूंगा। आप ही के नेता मैंने है वो, आपसे बात की है। आप ही मैं के अभी नेता है। किसी राउत की साहब, बात उनकी नहीं बात सुन। सुनने में क्या दिक्कत है? आप ही के नेता हैं मैं नहीं गोगावले। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है, आप मुझसे बात कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है राउत साहब। राउत साहब, मैं आप ही से बात करता हूं, आप ही से बात करता हूं मैं। राउत साहब, मेरे कुछ आखिरी प्रश्न है, उसके मैं सिर्फ आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आपने जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से निकलते हैं, सूरत पहुंचते हैं, गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, रातों रात इसकी भनक भी आप लोग तक नहीं पहुंचती है, जबकि सरकार आपकी थी, पूरा खुफिया तंत्र देखिए आपके साथ में था। देखिए, सब कुछ भनक है। एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भी जिस तरह से ईडी का फांस या सब कुछ चल रहा था, सबको मालूम है। ये डर पैदा करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, जो हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे। इस तरह से काम करने से विपक्ष की आवाज नहीं खत्म होगी। ये देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी हमने देखा है, और भी सरकारें हमने देखी है। ये चलता रहेगा। लड़ने वाले लोग लड़ते रहेंगे और देश के लिए मरने वाले लोग मरते रहेंगे। राउत साहब, आपकी उद्धव ठाकरे जी से भी बातचीत हुई होगी, आप काफी करीबी हैं ठाकरे परिवार के। उद्धव ठाकरे का क्या कहना है? कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बोला कि शिवसेना से कोई भी अगर सीएम पद का उम्मीदवार बनता है या सीएम बनना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार है। क्या इस तरह का कोई भी इस तरह का? उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनने को तैयार नहीं थे। हम सभी ने उनको मनाया कि आपको सीएम बनना पड़ेगा। ये 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। तो चाहे शरद पवार साहब हो, सोनिया जी हो, हम सब लोग हमने उनको बनाया कि आप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, आपको लीडरशिप जो है सरकार की करनी पड़ेगी। ये अपने मन से नहीं बने हैं उद्धव जी, हमने उनको सबको उनके ऊपर प्रेशर डाला था। क्या जब एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई थी तो क्या उन्हें सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था? राउत साहब, एकदम सीधा सवाल है आपसे। देखिए, मेरा एक सीधा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना सकती है तो बना दीजिए, बनाने को तैयार है। अगर वहां आप सीएम नहीं बन सकते तो फिर यहाँ क्या आपको कम है? हाँ, वो तो आपका सबसे ऊपर का स्थान है कैबिनेट में, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। आप राउत साहब, वहां मैंने के सीधा सवाल पूछा था, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास आघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र देखिए के? देखिए देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि अढ़ाई अढ़ाई साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते बनते एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं? नहीं, अगर बीजेपी, हाँ हो जाते जरूर। अगर बीजेपी ने जो बात हमसे जो हमसे करार किया था, हाँ, जो एग्रीमेंट किया था, उसके ऊपर कायम रहते तो डेफिनेटली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते। लेकिन बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने और अभी आप बीजेपी के खेमे में जाकर बैठे हैं। राउत साहब, एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आज की तारीख में शिवसेना के कितने विधायक उस गुट के साथ में हैं जहां पर खुद उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, और कितने ऐसे बागी नेता जिनको आप कह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हैं? अंक गणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंक गणित पर रुक गया है। हाँ, अंक गणित तो उसमें है, लोकतंत्र तो अंक गणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंक गणित तो होता है ना, बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल होता है, आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16। और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में? जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ। आपने एक जो कुछ बागी नेता हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी आपने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है। ये कानून की लड़ाई चलती रहेगी। नहीं तो आगे आपकी रणनीति क्या है? क्या उनको डिस्क्वालीफाई करके ये दिखाना कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को हथिया नहीं सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी? क्या रणनीति क्या है? शिवसेना के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। या ऐसी पार्टियां बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है, विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, इसका मतलब पार्टी नहीं टूट गई, पार्टी जमीन पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी चलेगी, हम वापस अपने विधायक चुनकर लेके आएंगे। ये ताकत इस पार्टी में है, हमारे जैसे लोग बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए। नहीं राउत साहब, आपका ये कहना है कि आप लोग वहां पर काम करने के लिए बैठे हैं, सड़क पर उतरेंगे, वोट बटोरेंगे और उसके बाद आप लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शिवसेना के बागी नेता भी यही बोल रहे हैं कि वो शिव सैनिक हैं, आपके जो साथ हैं वो भी बोल रहे हैं कि शिव सैनिक है। आखिरकार असली शिव सैनिक कौन रह जाता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बार बार एक ही चीज बोला हुआ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, अपना एक नया शिवसेना तैयार कर रहे हैं। वो क्या हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे सॉफ्ट पड़ गए? नहीं नहीं नहीं, ये पागल लोग है, सब मूर्ख लोग है, ये सब उनको पता चलेगा कितनी मूर्खता की है लोगों। हिंदुत्व की जो बात हो रही है, देखिए बीजेपी लगातार खुले मन से, खुले मुख से वो बोलती रही है कि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही बात एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से अलायंस करके कश्मीर में जो किलिंग चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो रोक नहीं सकते। कौन से हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे हैं? तो आपका यह कहना है कि उद्धव ठाकरे आज भी उसी हिंदुत्व पर खड़े हैं जिस पर बाला साहेब ठाकरे खड़ा हुआ करते थे? पार्टी की एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, उसमें कोई खोट नहीं आएगी, हमेशा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। और विचार जो हमारा है, विचारधारा है, वो विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा संजय राउत साहब कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आपकी कांग्रेस और एनसीपी के जो नेताओं से बैठक हुई है, क्या आप सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपकी सरकार बचेगी, या फिर अब आप लोग मन बना चुके हैं कि अब अगला चुनाव होना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत साहब बात करने के लिए। तो ये थे संजय राउत। साफ तौर पे उन्होंने कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए, एकनाथ शिंदे के ऊपर लगाए। उन्होंने यह भी कह दिया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गलती कर रहे हैं और बीजेपी पर उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन अब आगे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार शिवसेना की क्या रणनीति होती है, एनसीपी की क्या रणनीति होती है।